चाहूंगा कि भारत की क्रिमिनल न्याय प्रक्रिया में आज का दिन मील का पत्थर है। जब हम भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य विधेयक पर चर्चा और पारित करने वाले हैं। ये भारतीय न्याय संहिता इंडियन पेनल कोड के स्थान पर आ रही है और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के स्थान पर आ रही है और भारतीय साक्ष्य विधेयक इंडियन एविडेंस एक्ट के स्थान पर आ रही है। माननीय सभापति जी, इस पूरे प्रस्तावित कानून का कुछ दर्शन है। इंडियन पेनल कोड में पेनाल्टी पर एम्फेसिस था, आपको दंडित करना है। भारतीय न्याय संहिता में न्याय पर एम्फेसिस है कि हमें लोगों को न्याय देना है। ये बहुत बड़ी सोच का अंतर है जिसे हमें समझना जरूरी है। दूसरी बात, जो नागरिक सुरक्षा संहिता है उसमें क्या था कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एक प्रोसीजर प्रस्तावित करता था कैसे लोगों को पेनाल्टी देना है, अपील करना है। उसकी जगह पर जो कानून आ रहा है वो सुरक्षा संहिता की कोई अपराधी हो भी तो उसकी प्रक्रिया में उसकी सुरक्षा की चिंता होनी चाहिए, ये बात भी कही गई है। और साक्ष्य अधिनियम के बारे में तो बातें हैं ही हैं कि कैसे सबूत हो, उनको कैसे प्राप्त किया जाए और कैसे उस पर कार्रवाई हो। माननीय सभापति जी, आज मैं आपकी कृपा पूर्वक अनुमति से सदन के सामने इंडियन पेनल कोड 1860 का थोड़ा उसकी पृष्ठभूमि देना जरूरी है। अगर आप इन तीनों कानून को देखेंगे तो 1860 में इंडियन पेनल कोड आया माननीय सभापति, एविडेंस एक्ट 1872 में आया और सीआरपीसी 1882 में आया। उसके पहले एक छोटा कानून था। माननीय सभापति, आपको याद होगा 1857 में भारत की आजादी का पहला आंदोलन हुआ था जिसमें भारत के महान क्रांतिकारियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी बहादुर के लोगों को बहुत ठगाया। उसमें रानी लक्ष्मीबाई थी बहादुर, हमारे बिहार के बाबू वीर कुंवर सिंह जी थे, तात्या टोपे थे, हम सभी का नाम जानते हैं। उसके बाद कंपनी बहादुर का राज खत्म हुआ और विक्टोरिया महारानी का राज शुरू हुआ। मतलब अंग्रेजों ने भारत के साम्राज्य को सीधा अपने कंट्रोल में लिया। यह बात जानना बहुत जरूरी है। और उसके बाद जब भारत को शासन करना है तो मैं अंग्रेजों की एक बात की तारीफ करूंगा, कोई भी काम करेंगे, अन्याय की पराकाष्ठा भी करेंगे तो कानून का दिखावा देके करेंगे। हाँ? जितना मैं उनके बारे में पढ़ता हूं, हमारे आजादी के आंदोलन में माननीय सभापति एक कच्ची फांसी हुआ करती थी। बाद हो रहा है ये जी, कितने साल बाद परिवर्तन हो रहा है कानून? ये तो 75 इयर्स के बाद, 151 साल के बाद, और आजादी के बाद 75 इयर्स के बाद। तो माननीय उपसभापति जी, कच्ची फांसी, तो हमने कहा कच्ची फांसी क्या हुआ? तो मालूम है कोई कैप्टन स्कॉट घूम रहे हैं और कोई क्रांतिकारी को पकड़ा और पेड़ पर लटका दिया, आई कैप्टन स्कॉट इन एक्सरसाइज ऑफ पावर सो एंड सो हेयर बाय गिव यू कैपिटल पनिशमेंट, टांग दो। तो आपको आज भी अगर आप देश में घूमे माननीय सभापति क्षमा करें, तो आपको ऐसे बहुत से पेड़ दिखाई पड़ेंगे पुराने जहां क्रांतिकारियों को कच्ची फांसी दी गई थी। तो जो भी करना है वो कानून के दायरे में करना है। तो मूल रूप से दो चीजों को समझना बहुत जरूरी है। कानून बनाना है दंड के लिए, दंड देना है एक कानून की प्रक्रिया, तो सीआरपीसी ले आए, और फिर उसके लिए एविडेंस चाहिए तो एविडेंस एक्ट ले आए। और दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है जो मैं इस सदन के सामने बड़ी विनम्रता से रखना चाहूंगा माननीय सभापति जी, उनको हिंदुस्तान पे राज करना था तो ऐसे हिंदुस्तानी भी चाहिए जिनका चेहरा हिंदुस्तानी था लेकिन दिमाग अंग्रेज था और दिल में
अंग्रेजों के लिए सम्मान था। Their skin may be Indian, but their mind must be British. तो उसके लिए यूनिवर्सिटी खोलनी थी, पढ़ाई करना था। जब मैं थोड़ा इस पर शोध किया तो मुझे एक बहुत रोचक बात मालूम हुई, माननीय सभापति जी, जितने पुराने विश्वविद्यालय हैं भारत के, ये सबों के स्थापना का कालखंड लगभग वही है जब ये तीनों कानून बनते हैं। चाहे वो कलकत्ता यूनिवर्सिटी है या बॉम्बे यूनिवर्सिटी है या बाकी यूनिवर्सिटी, कुछ पहले खुली होगी, लेकिन बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी के खुलने का समय भी इन कानूनों के साथ साथ का ही है। इसकी पृष्ठभूमि समझनी बहुत जरूरी है। जो मैंने आरंभ में कहा, ये न्याय संहिता है, पेनल कोड नहीं है। ये इसका दर्शन है जिसको समझना बहुत जरूरी है। लेकिन हां, एक चिंता की बात होती है, इतना लंबा समय क्यों लगा, क्यों लगना चाहिए। 1973 में सीआरपीसी में अमेंडमेंट हुआ, पहले भी कुछ हुआ था, लेकिन जो एक सुविचारित तीनों कोड को बदलने का भारत की आवश्यकताओं के अनुसार प्रयास था, वो क्यों नहीं हुआ। डिस्कवरी ऑफ इंडिया को लिखने वाले लोग जब भारत को डिस्कवर कर रहे थे तो इस औपनिवेशिक दास्तान को क्यों भूल गए। ये बड़े सवाल है, ये उठने चाहिए और मैं उठाना चाहता हूं, और उसके लिए अपने प्रधानमंत्री का सम्मान करना चाहता हूं। उन्होंने हिम्मत दिखाई और 15 अगस्त को लाल किले से कहा कि कोई औपनिवेशिक प्रतीक को अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज इसी संदर्भ में माननीय सभापति जी एक और बात कहने की इच्छा हो रही है। आजादी आई तो जगह जगह जॉर्ज पंचम की मूर्तियां थी, क्वीन विक्टोरिया की मूर्तियां थी, बगल में राजपथ पर था जहां कर्तव्य पथ है, उनको हटाया गया, ठीक हटाया गया। लेकिन हमारे जो महान नेता थे उसमें कुछ कुछ सम्मान में इतना विलंब क्यों किया गया। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार पटेल की पहले क्यों नहीं बन सकती थी, उसके लिए क्यों नरेंद्र मोदी को आना पड़ा। ये बड़े सवाल है, उठने चाहिए। ये उसी मानसिकता से लिंक्ड है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति दिल्ली में तभी क्यों लगी जब नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने। ये जो पूरी सोच है इसको समझना बहुत जरूरी है। और आज चूंकि आपने कृपा पूर्वक अनुमति दी है कि अंग्रेजों के इस कानून के समापन पर और भारतीय प्रयास को रखने का मुझे अवसर मिला है माननीय गृह मंत्री के इस बिल पर, तो मेरे मन के जो उद्गार थे वो मैं रखने की कोशिश करूं। अध्यक्ष जी, गुलामी मानसिकता के बारे में कुछ और कहने की इच्छा है और कृपा करके मुझे आप अनुमति दीजिए। विषय इससे सीधा नहीं जुड़ा है लेकिन विषय जुड़ा है। प्रभुराम के मंदिर को बनने में 500 साल क्यों लगे, ये मुझे आज उठाने की इच्छा है। मेरा परम सौभाग्य था कि इस मामले में एक वकील के रूप में पेश होने का मुझे सौभाग्य मिला था इलाहाबाद हाई कोर्ट में। लेकिन 500 साल क्यों। आज जो कृष्ण जन्मभूमि है, आज जो काशी विश्वनाथ का मंदिर है, उसके लिए संघर्ष क्यों करना पड़ता है। जब आजाद भारत बनता है तो आजाद भारत की जो आजाद आस्था है उसका भी संबंध होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ये बड़े सवाल हैं, उठने चाहिए। आज मैं इस सदन को बताना चाहूंगा, पहले भी चर्चा हुई है कि 1500 अंग्रेजों के समय के कानून, जो पुराने कानून थे, अनुपयोगी थे, उनको समाप्त कर दिया गया है। लेकिन हां, ये जो तीनों पेनल न्याय संहिता है, क्षमा करेंगे पुरानी आदत जाती है, जाते जाते समय लगेगा, न्याय संहिता और बाकी संहिताएं हैं, इसमें एक बहुत बड़ी बात है कि पहले भी कई कमीशन आए थे, जैसे मालीमत कमीशन था, जैसे वर्मा कमीशन था, प्रोफेसर माधव मेनन कमीशन था, लेकिन ये पहला कानून में बदलाव है जिसमें इतना सघन संवाद हुआ है। और मैं इसके लिए माननीय गृह मंत्री जी आपका विशेष रूप से अभिनंदन करूंगा कि मैंने किसी कानून में इतना वाइड लेवल ऑफ कंसल्टेशन नहीं देखा है। सारे एमपीज को चिट्ठी लिखी गई, एक बड़ी लॉ यूनिवर्सिटी को इसका नोडल पॉइंट बनाया गया, एक एडमिशन से बात हुई,
जजेस से बात हुई, रिटायर्ड जजेस से बात हुई, वकीलों से बात हुई, कानून के प्रोफेसर लोगों से बात हुई, और 158 कंसल्टेशन में माननीय गृह मंत्री जी स्वयं उपस्थित थे। तो ये कंसल्टेशन कितने वाइडर लेवल का होता है, ये इस बात से बहुत ही स्पष्ट है कि आज जब 1500 कानूनों के निरस्त की हम बात कर रहे हैं और इस पर आ रहे हैं, तो एक मन में और विचार आ रहा है। माननीय सभापति जी, अध्यक्ष जी, क्षमा कर कोई बात नहीं, होता है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं ये कह रहा था, क्षमा, आपसे क्षमा चाहता हूं, मैं 2-3 बार सभापति जी बोला, बहुत क्षमा चाहता हूं। ये जो हमारे बहुत से ब्रिटिश इंसिग्निया थे भारत की नौसेना में वगैरह में, इसका बदलाव भी कब हुआ? माननीय प्रधानमंत्री के आह्वान पर ही हुआ ना, कि महाराज शिवाजी की जो नौसेना थी, उसका जो सिंबल था, उसको आज भारतीय नौसेना का प्रतीक बनाया गया है। ये कितनी बड़ी बात है, ये पहले क्यों नहीं हो सकता? अध्यक्ष जी, तीनों विधेयक की कुछ प्रमुख बातें मैं यहां रखना चाहता हूं, फिर मैं इसके अदर कुछ पॉइंटेड तथ्यों पे आऊंगा। पुराने पेनल कोड में 511 प्रावधान थे, सेक्शंस थे, नए में 356 होंगे। 175 सेक्शन बिल्कुल बदल दिए गए हैं, 8 नए जोड़े गए हैं, 22 सेक्शन को निरस्त किया गया है। और भारतीय साक्ष्य विधेयक में 167 की जगह 170 प्रावधान होंगे, 23 प्रावधान बदल दिए गए हैं। और भारतीय सुरक्षा संहिता के सीआरपीसी में जो, उसमें 533 प्रावधान होंगे, जिसमें 160 को बदल दिया गया है। 9 नए सेक्शन जोड़े गए हैं और 9 प्रावधानों को बदला गया है। ब्रिटानिया संसद के द्वारा पारित इन कानूनों के सारे औपनिवेशिक प्रतीकों को भी समाप्त कर दिया है। हर मैजेस्टी, हिर मैजेस्टी, द काउंसिल, द हाउस ऑफ लॉर्ड्स, उनको नमस्ते किया गया है। अब भारतीय संसद सर्वोपरि है, वो इस कानून का सार है, ये मैं कहना चाहता हूं। माननीय सभापति जी, इन कानूनों का सबसे प्रमुख विशिष्ट क्या है मेरे विचार में? ये युग टेक्नोलॉजी का है और टेक्नोलॉजी ताकत है। ये युग सूचना का है, सूचना ताकत है। दिस इज द एज ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी इज पावर। दिस इज द एज ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन इज पावर। और आज इस पूरे मामले में इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम इसका सदुपयोग करें। तो इसीलिए डॉक्यूमेंट की परिभाषा को बदला गया है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड, ईमेल, सर्वर लॉग, कंप्यूटर, स्मार्टफोन, लैपटॉप, एसएमएस, वेबसाइट, लोकेशनल इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, मॉल्स, मैसेज ऑन डिवाइस आदि के उपयोग से कागजी दस्तावेज का पहाड़ और उसका भार कम होगा। दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण बात इसमें क्या है, अभी तक सिर्फ कुछ कामों के लिए आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जेल से कोर्ट में लुढ़कते थे। अब आपका पूरा ट्रायल वीडियो इसके माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के माध्यम से हो पाएगा, क्रॉस एग्जामिनेशन हो पाएगा, कंप्लेंट का एग्जामिनेशन हो पाएगा। ये बहुत बड़ी बात है। आप देखते हैं उनको जेल से लाना पड़ता है, थाने में, कोर्ट में, और रास्ते में क्या क्या होता है आप सुनते ही रहते हैं। इसलिए बहुत बड़ी सुरक्षा का दबाव भी इसके माध्यम से कम होगा। एफआईआर, केस डायरी, चार्जशीट से जजमेंट तक सभी को डिजिटाइज करने का प्रावधान है। ये एक बहुत बड़ी बात है। और सर्च और सीजन के दौरान वीडियोग्राफी होनी जरूरी है, ताकि लोग ये न कहें कि पुलिस ने ये किया और ये नहीं किया। तो ये पारदर्शिता को स्थापित करता है। ये इस पूरे नए प्रस्तावित अधिनियम का बहुत बड़ा एंग है। बिना वीडियो रिकॉर्डिंग के कोई भी चार्जशीट को वैधानिक नहीं माना जाएगा। उसके बाद फॉरेंसिक साइंस को आगे बढ़ाना जरूरी है। जब इतनी बड़ी संख्या में हम टेक्नोलॉजी को आगे ला रहे हैं, तो मुझे अभिनंदन करना है भारत के प्रधानमंत्री जी का कि उन्होंने गुजरात में नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी स्थापित किया है और कुछ ही वर्षों में 33,000 साइंस एक्सपर्ट उपलब्ध होंगे। ये एक नया नौकरी का, एम्पावरमेंट का अवसर मिलने वाला है। अच्छी बात है, होना चाहिए। और मैं तो माननीय गृह मंत्री से बहुत विनम्रता से कहूंगा कि एक बार अपने स्तर से जरूर स्टेट्स की परख होनी चाहिए कि उनके थानों के कितने थाना इंचार्ज लोग डिजिटली ट्रेंड हैं।
एक चिंता का सवाल है। जब सबके पास मोबाइल जरूर है, लेकिन उनकी ट्रेनिंग कितनी है इसके बारे में थोड़ा देखने की जरूरत है। मैंने थोड़ा इसको और दूसरे रूप में देखा है, और फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की उपलब्धता के बारे में भी ट्रेनिंग देखने की जरूरत है। अध्यक्ष जी, एक विषय मैं यहां पर उठाना चाहता हूं, इसमें बहुत चर्चा होती है, राइट ऑफ प्राइवेसी। आप हमेशा टेक्नोलॉजी लाएंगे तो प्राइवेसी का क्या होगा? तो ऐसे लोगों को मुझे एक बात कहनी है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय बहुत ही स्पष्ट हैं, ए क्रिमिनल हैज नो राइट टू प्राइवेसी, ए करप्ट पर्सन हैज नो राइट टू प्राइवेसी। वरना तो पुलिस उनको कभी गिरफ्तार कर ही नहीं सकती है। रांची में एक सांसद जी के यहां 350 करोड़ रुपए मिलेंगे तो इनकम टैक्स तो वहां जा ही नहीं सकती है, क्योंकि माई राइट टू प्राइवेसी मेरे घर में घुस रहे हैं। तो इस पर दुनिया का कानून बहुत ही स्पष्ट है। तो कुछ लोग टेक्नोलॉजी के संबंध में बार बार राइट टू प्राइवेसी की बात करते हैं। मेरे ख्याल में थोड़ा उनको कानून पढ़ने की जरूरत है। और पुट्टुस्वामी केस में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि दिस राइट ऑफ प्राइवेसी विच इज अ फंडामेंटल राइट डज नॉट एक्सटेंड टू कंडोन करप्शन, टू कंडोन क्राइम। तो ये बात, ये प्रिंसिपल समझना जरूरी है, इसलिए मुझे लगा कि ये विषय रखना चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, इस पूरे अधिनियम की एक और चीज को समझना जरूरी है। चूंकि इंडियन पेनल कोड दंड पर था, इसलिए कई प्रमुख अपराध नीचे थे और अंग्रेजी साम्राज्य को मजबूत करने वाले प्रावधान ऊपर थे। इस पूरी सोच को भारतीय न्याय अधिनियम में बदला गया है। मतलब महिला संबंधित कानून सबसे ऊपर है, इस बात को समझा जाए। ये मैं पढ़ रहा था तो मुझे ये सोच बहुत ही अच्छी लगी कि किस प्रकार से अंग्रेजों के बनाए कानून हमारी सोच में अंतर है कि महिला, बच्चे, बहुत विस्तार से उसको रखा गया है। तो माननीय गृह मंत्री जी उसको बताएंगे। और जो पहले जो मानव संबंधित ऑफेंस थे, 302 मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट में मर्डर वगैरह डाउरी करके, और बलात्कार, ये सब कहां से कहां तक थे? ये चैप्टर रोमन 6 में थे, चैप्टर रोमन 16 में थे। और 302 था हत्या का पूरा विश्लेषण और वो अपराध। अब ये सीधा ऊपर आ गया है और काफी जो मैंने भाग महिलाओं, बच्चों के बाद इसको बताया जाता है। अब जो मैंने कहा बलात्कार का प्रावधान वो सब न्याय संहिता के धारा 63 और 64 में है। तो 376 से 63-64 ये सोच का है कि मैं कहना चाहता हूं, इट इज ए क्वेश्चन ऑफ थिंकिंग। एक बात जो और कही गई है और जो दो प्रावधान ने मुझे बहुत प्रभावित किया है, मैं माननीय गृह मंत्री जी का विशेष रूप से अभिनंदन करूंगा। सर, एक होता है समरी ट्रायल, एक होता है वारंट ट्रायल। समरी ट्रायल होता है पुराने कानून में 2 साल या उससे कम की सजा है तो आपका तेज ट्रायल चलेगा। अब सिर्फ एक काम किया माननीय गृह मंत्री जी ने इस बिल में कि समरी ट्रायल के सजा वाले को 2 से 3 साल कर दिया। तो जब 3 साल तक की सजा होगी उसका समरी ट्रायल होगा। तो इसके कारण क्या हुआ, जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट में हजारों हजार केसेस पड़े हुए हैं, वो सीधा चले जाएंगे नीचे कोर्ट में, उनका समरी ट्रायल होगा तो पेंडेंसी खत्म होगी। इसे कहते हैं इनोवेटिव सोच। और एक और मुझे बात बड़ी अच्छी लगी जिसका उल्लेख मैं करना चाहूंगा कि बहस हो गई, जज साहब बैठे हुए, निर्णय आएगा, पहले तारीख पर तारीख है, फिर बहस। अब बहस पर माय लॉर्ड का जब मूड होगा तो निर्णय देंगे। इसमें इस बात का प्रावधान है कि आपको निश्चित समय अवधि पर चार्ज फ्रेम होने के बाद मामले की सुनवाई होगी और सुनवाई करने के बाद
आपको 30 दिन के अंदर निर्णय देना होगा और 7 दिन में उसको लोड करना पड़ेगा, ताकि अगर आपको अपेक्षा है तो आप जयपुर में बटन दबा के देखें, मैं पटना से बटन दबा के देखूं कि निर्णय क्या आया। तो ये जो अनावश्यक, बड़े सम्मान से कहता हूं, ये बहुत पीड़ादायक है माननीय अध्यक्ष जी कि बड़े बड़े ट्रायल पेंडिंग है। और मैं माननीय गृहमंत्री से बहुत विनम्रता से आग्रह करूंगा कि इसके लिए कुछ करने की आवश्यकता है कि बड़े बड़े हाईकोर्ट में क्रिमिनल अपील 7 साल, 8 साल, 15 साल पेंडिंग है। सिविल भी पेंडिंग, वो भी गलत है, लेकिन और कई बार हम लोग अखबार में सुनते हैं ना, किसी को 20 साल पहले आजीवन कारावास की सजा हुई, उसको रिवर्स कर दिया गया, उसको 10 साल जेल में रह गया। किसी को 20 साल पहले रिहाई किया गया, 22 साल के बाद उसको कन्विक्ट कर दिया गया। तो क्यों होना चाहिए? अगर हम लोकतंत्र हैं तो इसका एक रास्ता निकलना चाहिए। और इस मामले में माननीय गृहमंत्री जरूर इसको कॉग्निजेंस लेंगे, क्योंकि एक समस्या है हमारे लोकतंत्र की कि कोर्ट की सुनवाई कैसे होगी, ये माय लॉर्ड्स का काम है, न्यायपालिका का काम है। उसमें तो हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते, हम सलाह दे सकते हैं। तो काम तो उन्हें करना पड़ेगा ना, सुनना पड़ेगा, जजमेंट लिखना पड़ेगा, समय पर लिखना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना है? और एक बात है, आजकल इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ही मजबूत किया गया है। आपने देखा होगा, भारत सरकार बहुत पैसे देती है, कोर्ट सिस्टम, टेक्नोलॉजी, स्वयं भारत के मुख्य न्यायाधीश ने उसको बताया है। तो इसको समझना चाहिए। एक बात सभापति जी, अध्यक्ष जी, इसमें एक और बात आई है कि कुछ जो ऐसे नए ऑफेंस पैदा हुए, मोबाइल स्नैचिंग का कोई प्रावधान नहीं था, चेन स्नैचिंग का कोई प्रावधान नहीं था, ये रोज होता है। इस नए प्रस्तावित जिस पर चर्चा कर रहे हैं, इन सबों को अलग से ऑफेंस बनाया गया है। और मैं गृह मंत्री जी का बहुत अभिनंदन करूंगा कि जो चैलेंजेस है इसको आपने सोचा है और इसको अलग से प्रावधान बनाया। सर, आतंकवाद को लेकर के बहुत चर्चा होती है, इसका कोई डेफिनेशन नहीं है। तो इस कानून में आतंकवाद का डेफिनेशन भी रखा गया है और बहुत विस्तार से रखा गया है। माननीय अध्यक्ष जी, बार बार इस सदन में ह्यूमन राइट्स की चर्चा होती है, बार बार इस सदन में क्या क्या बातें, राइट टू प्रोटेस्ट, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन। मैं उन लोगों को बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं कि उसी धारा 19 में जहां फ्रीडम ऑफ स्पीच है, उसी में 19(2) भी है, इन द इंटरेस्ट ऑफ द सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, योर फ्रीडम ऑफ स्पीच कैन बी रीजनेबली रिस्ट्रिक्टेड। और ये हमने नहीं बनाया है, ये तब से है जब धारा 19 का जन्म हुआ था, यानी जब उनकी सरकार थी। और ये बनाने वाले कौन लोग थे? डॉक्टर अंबेडकर, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो बिल्कुल उस गांधी जी के अनुयायी थे। फिर भी उनको लगा कि भारत की सुरक्षा, भारत की संप्रभुता, ये बहुत आवश्यक है। आज आतंकवाद से खतरा है या नहीं है? आतंकवादी देश को तोड़ने की कोशिश करते हैं या नहीं है? तो इसलिए आतंकवाद को एक अपराध मानने की जरूरत है। और ये वही लोग हैं जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई इस सदन में कुछ दिनों पहले, और आपका बहुत अध्यक्ष जी अभिनंदन कि आपने जो पत्र लिखा हम लोग को और विस्तार से बताया, बहुत ही भावुक था। लेकिन कुछ लोग क्या कर रहे हैं, इस सदन में जो घटना हुई उसको प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। जो लोग कर रहे हैं, मैं उनसे एक सवाल आज पूछना चाहता हूं, कर्नाटक में समस्या है कि नहीं? केरला में समस्या है कि नहीं? अगर विपक्ष के द्वारा, या बंगाल में है कि नहीं? तो क्या अगर इन विपक्ष के विधानसभाओं में कुछ लोग कूद कर करके आग लगाने की कोशिश करें, पाउडर गिराने की कोशिश करें, तो उनको उचित लगेगा क्या? लोकतंत्र लोकलाज से चलता है, लोकतंत्र नियमों से चलता है, लोकतंत्र संयम से चलता है। तो जो मैं देख रहा हूं उन लोगों की टिप्पणी, वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, तो मुझे लगा कि उसको रखूं। एक इस पूरे प्रावधान में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अपराधी अपराध करके भाग जाते थे, उनका क्या किया जाए?
तो उनके लिए एक शब्द था माननीय सभापति जी, एब्सकॉन्डर, एब्सकॉन्ड कर गए। पहली बार इन नियमों में, इन कानूनों में इस बात की चिंता की गई है कि आप, उनका क्या कहते थे कि आपका ट्रायल सेपरेट कर दिया, अब बाकी का ट्रायल होगा। तो बाकी वाले कहते थे कि भाई हम तो कॉन्स्पिरेसी के तो मेन वो हैं, वो लंदन और अफ्रीका में बैठे हैं, दुबई में और अमेरिका में, कनाडा में, तो हमारे ट्रायल कैसे करेंगे? तो लड़क जाया करता था। अब है उनका ट्रायल सेपरेट नहीं होगा, उनका भी ट्रायल होगा, जो कहते हैं ट्रायल इन एब्सेंशिया, उनको सजा मिलेगी, चाहे तो अपील कर सकते हैं, तो अपील करना पड़ेगा, तो हिंदुस्तान वापस आना पड़ेगा। तो सजा हो गई तो आप सजा याफ्ता हैं, तो बाकी उनकी प्रॉपर्टी जब्त की जाएगी, बाकी कुछ होगा। उसी प्रकार से अगर कोई विदेश में प्रॉपर्टी अपराध का लेता है, उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। ये बहुत नए नए, हाँ, 0 FIR, मतलब मान लीजिए कोई घटना हो गई आसाम में, आप रहते हैं दिल्ली में, मुंबई में, क्या करें? तो आप अपने क्षेत्र में उसका एक शिकायत दर्ज कर सकते हैं, जो सिस्टम से वहां चला जाएगा। तो बिल्कुल समाज के जो व्यवहारिक चुनौतियां थी, उसके निराकरण के लिए आपने बहुत ही प्रभावी काम किया है। तो मैं तो पुनः अभिनंदन करना चाहूंगा। अध्यक्ष जी, एक बात, थोड़ा मैं लंबा बोल चुका, मैं अब समाप्त कर रहा हूं। एक ऐसा विषय था कि बड़ा मेरा प्रिय विषय था, इसलिए मैं थोड़ा नहीं, मैंने देखा कि मैं थोड़ा 35 मिनट बोल गया, इसलिए अब लंबा नहीं बोलूंगा। एक बात मुझे और लगती है, इसमें प्रश्न नहीं पूछते। अरे मैं पहले मुझे पूरा तो बोले दीजिए। ये मंत्री नहीं है, आ रहा है, नया कानून आ रहा है, इसमें आपका रोजगार घटेगा या बढ़ेगा? इस पर आपसे हम बाहर बैठ के बात करेंगे, क्योंकि ये मामला सिर्फ मेरा नहीं है, इस हाउस के कई मेंबरान का है। ठीक है, बैठ के बात करेंगे। सभापति जी, एक और बात मुझे कहनी थी। एक बहुत ही इनोवेटिव आइडिया इसमें है, कम्युनिटी सर्विस बाय वे ऑफ पनिशमेंट। कि आपने कोई अपराध किया, पेटी ऑफेंस किया, तो जाइए थोड़ा सा समाज सेवा आप करिए, अच्छी बात है, ये होना चाहिए, और इससे बहुत लोगों को सुधारने में अच्छा अवसर मिलेगा। और इसमें डिफेमेशन भी कम्युनिटी सर्विस में आता है। तो उस साइड के कुछ प्रमुख मेंबरान जो हैं, जो बार बार कई बातें कहते हैं, तो शायद वो कम्युनिटी सर्विस करेंगे तो कुछ मानसिक सुधार होगा। मैंने ठीक बोला ना? हाँ। सभापति जी, मैं बहुत समर्थन करता हूं इस बिल का। ये बहुत बड़ी क्रांति हुई है। अभिनंदन माननीय गृहमंत्री जी आपका, माननीय प्रधानमंत्री। प्रणाम। श्री गजानन कीर्तिकार जी। Sabhapati ji, I am grateful to you for giving me that opportunity. At the outset, I express my wholehearted support on behalf of my Shiva Sena party for this, in English they call it Citizen Security Second Amendment. It has been